बिहार में खेती की नई क्रांति, जैविक प्रोत्साहन योजना से बढ़ेगी समृद्धि। पीली और बैंगनी गोभी खेती किसान भाइयों के लिए साबित हो सकती है वरदान। कम जगह ज्यादा पैदावार, शहरों में वर्टिकल गार्डन से करें स्मार्ट खेती। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। राज्य के 38 जिलों में रसायन मुक्त अन्न का उत्पादन करने के लिए जैविक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत फसलों की लागत मूल्य कम करना, उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। ऐसा होने पर किसानों की आय में लगातार वृद्धि होगी। इस योजना के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट, व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट के लिए लागत का 50% या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। वहीं व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए अधिकतम 6,40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लाभुकों को 3 किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्यवर्धक आहार की बात हो रही है तो हरी सब्जियों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रंगीन सब्जियां भी आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती हैं? वैसे तो ज्यादातर हम सफेद गोभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पीली और बैंगनी गोभी की, जो सेहत के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं। पीली और बैंगनी गोभी ना सिर्फ आपके खाने की थाली को रंगीन बनाती है, बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और फाइबर आपके शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर किसान भाई पीली एवं बैंगनी गोभी की खेती करे तो यह काम कम समय में अधिक पैदावार भी देती है और मुनाफा भी दिलाती है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण शहरों में हरे भरे क्षेत्रों की काफी कमी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल गार्डन न केवल आपके घर को सुंदर बनाता है, बल्कि पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण घरों में बगीचे के लिए स्थान की कमी एक आम समस्या बन गई है। इस चुनौती का समाधान वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें पाइप और बांस जैसे सरल और सुलभ सामग्रियों का उपयोग करके कम जगह में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। वर्टिकल गार्डन में एक विशेष प्रकार का बांस या पाइप का फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधों की देखभाल के लिए इसमें नियमित सिंचाई और खाद देना अति आवश्यक है। वर्टिकल गार्डन में खेती करने वाले साग, सब्जी एवं अन्य सजावटी पौधे भी उगा सकते हैं। राज्य में अनार की खेती अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, खासकर कम पानी वाले इलाकों में जहां अनार की खेती अच्छी होती है। बिहार की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किसानों को उन किस्मों का चयन करना चाहिए जो उनके क्षेत्र के हिसाब से अधिक उत्पादन दे सके। भगवा, मृदुला, गणेश एवं ज्योति अनार के उन्नत प्रभेद है, जिसका चयन कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अत्यधिक पैदावार ले सकते हैं। मशरूम उत्पादन में स्पॉन की गुणवत्ता और स्वच्छता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्पॉन की शुद्धता सीधे फसल की पैदावार और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। स्पॉन उत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए स्टेरलाइज वातावरण होना अत्यधिक जरूरी है। इसके लिए लेमिनार एयर फ्लो एक कारगर कृषि यंत्र है। लेमिनार एयर फ्लो यंत्र एक ऐसा उपकरण है जो एक दिशा में स्थिर और समान वेग से हवा का प्रभाव बनाए रखता है। यह हवा को हेपा यानी उच्च दक्षता वाले वायु कण को फिल्टर के माध्यम से फिल्टर करता है, जिसमें 0.3 माइक्रोन तक के छोटे से छोटे कण भी हट जाते हैं। स्पॉन उत्पादन के दौरान विशेष रूप से निषेचन प्रक्रिया में अत्यधिक स्वच्छता की आवश्यकता होती है। लेमिनार एयर फ्लो यंत्र का उपयोग इन प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाया जा सके। स्वच्छ वातावरण में स्पॉन की वृद्धि बेहतर होती है,
जिससे उत्पादन में भी गुणवत्तापूर्ण सुधार होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। बैगन 900 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 850 रुपए प्रति क्विंटल, गोभी 600 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 600 से 650 रुपए प्रति क्विंटल, मटर 1600 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप नजर डालिए मौसम के पूर्वानुमान पर। पूरे प्रदेश में अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इस दौरान 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना खेती से जुड़ी सूचनाएं, तकनीक, उन्नत प्रभेद, मंडी भाव और मौसम के विषय में। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे आलू फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेनकोजेब के साथ मेटालेक्सिल नाम की एक और दवाई आती है, दोनों मिक्स आता है। उसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव बढ़िया से कर दे तो आपका ये रोग जो है तो खत्म हो जाएगा, फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा और आपका फसल जो है सुरक्षित रहेगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आलू के फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन किया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में कमी आती है, जिससे बाजार में कीमत भी कम मिलती है। तो आइए आज हम जानेंगे आलू फसल में समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन कैसे करें। जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब हम अपने खान पान की बात करते हैं, चूँकि कृषि दर्शन हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे जुड़े ही मुद्दे या मसले रखते हैं, जैसे चाहे वो अनाज हो जाए, चाहे वो वेटनरी से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, हॉर्टिकल्चर हो, जो भी हो, तो खान पान से ही रिलेटेड हमारा है और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ही इसको हमारी चाहत होती है कि बेहतर उत्पादन और बेहतर फसल आप लें। तो इसी में जब सब्जियों की चर्चा होती है तो भला आलू अछूता कैसे रहे, वो भी बिहार में। चूँकि जब कोई सब्जियां नहीं होती है तो अमीर हो या गरीब, सबकी पसंद आलू तो ज़रूर होती है। आलू एक ऐसी फसल है और अब पीक समय है आलू का जो अंत समय होता है, जब आलू में कई बीमारियां लगती है और बीमारियां लगने के साथ साथ अब स्टोरेज भी एक बड़ी समस्या होती है। समस्या कहें या रूटीन कहें उसको, कि अगर आप अच्छे से स्टोर करते हैं तो बाद में उसकी अच्छी कीमत ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जब हम आलू की चर्चा करते हैं सर, तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो स्टेज होता है, चूँकि एक ऐसा स्टेज होता है जब उसको संभालना पड़ता है, आलू के पौधों को, बिचड़ों को, मतलब जो बीज हम डालते हैं उसको
नए पौधे होते हैं, लेकिन एक स्टेज अब जो आता है प्री हार्वेस्ट, उसको कह सकते हैं कि प्री हार्वेस्टिंग, जो उखाड़ने से पहले, निकालने से पहले कई सारी परेशानियां आती है किसानों को, और उखाड़ने के बाद भी कई सारी परेशानियां आती है। क्योंकि अगर आपका बढ़िया से पका हुआ आलू ना हो तो वो भी टिकता नहीं है, कई कारण है। तो सबसे पहले हम उखाड़ने से पहले की बात करते हैं कि किन किन परेशानियों से किसानों को रूबरू होना पड़ता है। तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जितना हम आलू का उत्पादन करते हैं, अगर सही मायने में जितना आलू हम लगाते हैं, अगर उसका भरपूर उत्पादन हो तो हम उसे रख नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा उत्पादन होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां आती है। 3-4 बीमारियां तो ऐसी है जिसके कारण से जो है आलू के उत्पादन में 50 से 60% तक की कमी आ जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस एरिया में बीमारी लगता है उस एरिया का आलू का फसल 90% तक ख़त्म हो जाता है। किसान परेशान हो जाते हैं, उनकी आमदनी काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आलू में मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं और उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो आलू का विनाशकारी रोग है वो है आलू का पछेती झुलसा रोग। आलू का पछेती झुलसा रोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो है तो बाद में आती है। आलू जब हमारा मैच्योरिटी के पोजीशन पर होता है, जब उसमें गांठें बनने लगती है, उस समय ये रोग आता है। तो इस रोग के कारण जो है तो काफ़ी हमें नुकसान होता है। इसके लक्षण के बारे में हम बताना चाहेंगे। इसके लक्षण सर्वप्रथम जो नीचे की पत्तियां होती है ज़मीन से सटी हुई, उस पर निचले भाग में जलासिक्त धब्बे बनते हैं, जिसको छूने पर पानी के जैसा महसूस होता है। अब देखेंगे वो जलासिक्त धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, एक पत्ती से दूसरे पत्ती पर चले जाते हैं और वो धब्बे कई बनने लगते हैं। तो पत्ता क्या होता है कि पूरा का पूरा पत्ता गलने लगता है और उसका असर जो है सो तना पर भी आपको दिखेगा और तना होते होते पूरे पौधे पर दिखता है। कुछ समय बाद अगर सही वातावरण उसको मिल जाता है तो मुश्किल से 3 से 4 दिन में पूरे खेत की पत्तियां लगता है जैसे झुलस गया है, आग लगा हो, उस टाइप से पूरा झुलस जाता है। बिल्कुल से वहाँ पर कुछ मतलब हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता है। ये पछेती झुलसा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इस रोग के कारण चूँकि उस समय जो है तो हमारे आलू का साइज बहुत छोटा होता है और उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाता है, तो आलू का उत्पादन जो है तो काफ़ी कम हो जाता है। इवन 80% तक जो है तो आलू का नुकसान हो जाता है। तो इससे बचाव अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, किसान भाइयों को इससे आमदनी काफ़ी कम हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम इसके लक्षण को अगर देख लें, शुरुआती लक्षण को, इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे। प्रबंधन करने का मतलब है कि हम शुरू से अगर हम आलू लगा रहे हैं उसी समय से हमको प्रबंधन करना होता है, क्योंकि ये रोग जो है तो आलू के कंदों के द्वारा ही हमारे खेतों में आता है। अगर कंद पहले से संक्रमित हैं तो उस कंद को जब हम लगा देंगे तो समय अनुकूल ये जो क्या होगा कि इसको उचित वातावरण मिलेगा, तो ये रोगाणु अपने आप जो है सो आपके खेत में आ जाएगा। और एक खेत से दूसरे खेत, ये नहीं है कि एक खेत में लगा है तो दूसरे खेत में नहीं लगेगा। अगर पछुआ हवा चल रहा है तो पछुआ हवा के साथ साथ जहाँ तक वो आलू का खेत होगा उस एरिया का पूरा आलू में ये संक्रमण करेगा। आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। जी जी जी। तो हम इसके लिए सबसे पहला उपाय करेंगे कि सबसे पहले हमको जो बीज लेना है बुआई के लिए वो संक्रमण रहित होना चाहिए, उसमें कोई भी संक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कुछ हमारे पास ऐसी प्रजातियां हैं जिनको लगाने से ये बीमारी या तो नहीं आती है या काफ़ी कम आती है, जैसे कुफरी लीमा है, कुफरी बहार है। ये सब वैरायटी जो है सो लगाएं, इसका उत्पादन भी अच्छा होता है और इस पर रोग का प्रभाव भी काफ़ी कम होता है। तीसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए ये सब काम हमने नहीं कर पाया, अगर रोग हमारे खेत में आ गया है तो बचाव करना हमारा सबसे पहला लक्षण होता है। सर, प्रबंधन में ही जैसे आपने बीमारी की चर्चा की तो प्रबंधन पर चर्चा करते हैं कि उसकी प्रबंधन उसका कैसे करना चाहिए, चूँकि जो ये फफूंद जनित रोग शायद होता है जैसा कि आप बता रहे थे, तो इसके प्रबंधन का क्या तरीका है, किस तरह से उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं अगर ये होता है तो? इसके रोकथाम के लिए सबसे अच्छी बात है कि लक्षण दिखते ही इसमें मेनकोजेब नाम की एक कवकनाशी है। मेनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर दिया जाए। पहला छिड़काव मेनकोजेब से करने के बाद अगर आपको देखें कि लक्षण अगर नहीं बढ़ रहा है
तो फिर इसका दोबारा छिड़काव करके आप दवा नहीं बदलें। लेकिन अगर लक्षण फिर भी बढ़ रहा है तो मेनकोजेब के साथ मेटालेक्सिल नाम की एक और दवाई आती है, दोनों मिक्स आता है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव बढ़िया से कर दें तो आपका ये रोग जो है तो खत्म हो जाएगा, फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा और आपका फसल जो है सुरक्षित रहेगा। सर, अब इसमें हम एक और सवाल जोड़ना चाहेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 2-3 लेयर में, बिहार में लगभग 3 लेयर में इसकी खेती होती है। कुछ हैं ऐसे किसान जिन्होंने आलू को निकाल लिया, कुछ किसान अभी निकाल रहे हैं और कुछ किसान लगभग होली तक चला जाता है, जो होली के आसपास निकालते हैं। तो अब जो हमारे यहाँ बचा हुआ है, चूँकि जो निकाल लिए उनके लिए तो अब चर्चा नहीं करनी है, जो निकाल लिए हैं चूँकि उनको कीमत अच्छी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो निकालते हैं वो स्टोर भी करते हैं। तो 2 सवाल सर हमारा इसमें होगा कि अब जो बचा हुआ हमारा है वो स्वस्थ कैसे हो, चूँकि उसको किसान स्टोर कर सकें। और एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि सरकार की कोई ऐसी योजना है जो बड़े किसान या बड़े जो किसान हैं हमारे यहाँ जो चाहे कि हम स्टोर के लिए कोई योजना कोल्ड स्टोरेज की ले सकें सरकार से, उस योजना के बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो बताइए। तो भंडारण में आपको ध्यान देना है 2-3 चीज़ों का। 2-3 चीज़ों का ये ध्यान देना है, सबसे पहले आलू निकालने के बाद उसका ग्रेडिंग कर लें कि साइज के हिसाब से आलू को अलग कर दें। जैसे मार्केट में ज़्यादा बड़ा आलू मिलता है तो बड़े को अलग कर दें, बीच वाले को अलग कर दें, और बीज के लिए हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे आलू को रखते हैं तो उसको अलग कर लेते हैं। ग्रेडिंग कर लेते हैं तो ग्रेडिंग में 2 चीज़ को ध्यान रखना होता है, एक तो साइज़ के हिसाब से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं और दूसरा ग्रेडिंग में इसलिए करते हैं कि अगर कोई उसमें बीमारी का लक्षण दिख रहा है, कोई कटा हुआ है या कोई सड़ रहा है या गल रहा है, तो ऐसे आलू को हम लोगों को भंडारण के लिए नहीं रखना है, उसको छांट करके हटा देना है। ध्यान ये भी रखना है कि भंडारण के लिए जब आलू हम लोग रखते हैं अपने खेत में या दरवाजे पर, तो कोशिश करें कि उसमें डायरेक्ट धूप नहीं लगे। डायरेक्ट धूप लगने से क्या होता है कि आलू का रंग खराब होने लगता है, हरापन होने लगता है, जिसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है और वो जल्दी वो ख़राब भी होने लगता है। बहुत सारे उसमें फंगस उसमें लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो छायादार हवादार जगह हो जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आता है, वहाँ पर क्या करें, लगभग 1 सप्ताह के लिए उसको फैला करके छोड़ दें। जो मिट्टियाँ होगी सूख करके झड़ जाएंगी और उसके बाद जो है उसको हम स्टोर करेंगे तो हम अच्छी ढंग से जो है इसका रख रखाव कर सकेंगे। शीत भंडार के लिए जो हम कह रहे थे सर, कोल्ड स्टोर के लिए योजना सरकार की है जिसको कि लोग? हाँ, सरकार की योजनाएं हैं। इसके लिए आपको जिला कृषि कार्यालय में जाकर के जानकारी लेना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रहे हैं जो किसान के उपयोगी हितकारी हैं। आप वहाँ जाकर के इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बेगूसराय, समस्तीपुर, उस तरह के उधर के जो क्षेत्र हैं वहाँ आलू के साथ साथ शकरकंद, मिश्रीकंद, इसकी भी खेती बहुतायत में होती है और स्टोर अगर हो जाता है तो कीमत उसकी अच्छी मिलती है। चूँकि जब हम सीज़न के बाद जब ऑफ सीज़न में उसको बेचते हैं तो कीमत अच्छी मिलती है और उद्देश्य हमारा भी यही होता है कि आपकी आमदनी बढ़े, आप सुदृढ़ हो, तभी हमारा राज्य और राष्ट्र सुदृढ़ होगा। किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम, नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मोटे अनाज की गुणवत्ता के कारण हमेशा से इसका इस्तेमाल हमारे देश में किया गया है, लेकिन बदलते हुए दौर में इसकी उपयोगिता और उपज दोनों कम हुई हैं। लेकिन एक बार फिर से देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए हमारी केंद्र सरकार ने इसके उत्पादन पर जोर दिया है। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित एक छोटी सी फिल्म। बीते कुछ सालों में मोटे अनाज की फसलें खेतों में और कुछ ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल भुला दिया गया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो गेहूं और चावल को छोड़कर बाजरा, रागी, ज्वार, जौ, कंगनी, कुटकी या कोदो, मक्का आदि को मोटे अनाज में शुमार किया जाता है। इन्हें मोटा अनाज कहे जाने का एक कारण यह भी है कि गेहूं और चावल की तुलना में ऐसे अनाजों की सतह तुलनात्मक रूप से खुरदरी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बढ़िया है। मोटे अनाज को खेत में और प्लेट में वापस लाने के लिए साल 2018 को भारत में मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के गंभीर प्रयासों के परिणाम स्वरूप
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला किया है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। 2023 में भारत मोटे अनाज को लेकर ज्ञान विज्ञान में दुनिया का नेतृत्व करेगा और पूरी दुनिया इसमें उसका सहयोग करेगी। इस साझेदारी के तहत छोटे किसानों के लिए लगातार आजीविका के मौके मुहैया कराने की कोशिशें तो होंगी ही, जलवायु परिवर्तन के नजरिए से खाद्य प्रणाली में बदलाव भी लाया जाएगा। इस पूरे साल लोगों को मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। जगजाहिर है कि दुनिया का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट इस मामले में लोगों को आगाह करती है। इसमें कहा गया है कि भारत जैसे कई देशों में आने वाले वर्षों में बढ़ते तापमान की वजह से दिन में काम करना दूभर हो जाएगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर पड़ने की बात की जा रही है। खेती ऐसा ही असंगठित क्षेत्र है। दिन के वक्त तापमान जब सहने लायक नहीं होगा तो खेती किसानी करने में भी परेशानी आएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो धान जैसी बहुत अधिक मेहनत वाली फसलों के मुकाबले मोटे अनाज की फसलें मुफीद रहेंगी। धान की फसल उपजाने में किसान को घंटों पानी में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मोटे अनाजों को उगाने में इस तरह की मशक्कत कम करनी पड़ती है। ये अनुपजाऊ किस्म की मिट्टी और कम मेहनत में भी आसानी से पैदा हो जाते हैं। कहते हैं कि इन्हें बहुत अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और उन्हें तुलनात्मक रूप से कीटनाशकों की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मोटे अनाज की फसल अन्य फसलों के लिए नुकसानदेह कीट पतंगों को भी पसंद नहीं है, जिस कारण मोटे अनाज की फसलें रोग मुक्त रह जाती हैं। मोटे अनाज तेजी से चलन में लौट रहे हैं। ये फसल किसानों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इनकी पैदावार दूसरी फसलों की तुलना में बेहतर है। इन्हें स्मार्ट फूड के तौर पर पहचाना जा रहा है, क्योंकि यह धरती के लिए, किसानों के लिए और सेहत के लिए अच्छे हैं। आज संक्रामक बीमारियां इंसानी जिंदगी पर इस कदर हावी हैं कि लोगों का ध्यान संतुलित और पोषक आहार की तरफ जाने लगा है। ऐसा आहार जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना दे। इसे देखते हुए भी खान पान में अनाजों का संतुलन बनाने की तरफ वैश्विक तौर पर लोगों का ध्यान गया और इस मामले में मोटे अनाज का कोई सानी नहीं है। इससे शरीर को सही पोषण मिलता है, जो आमतौर पर गेहूं और धान जैसे अनाज से नहीं मिल पाता। इसमें पौष्टिक तत्व तो अधिक मात्रा में होते हैं। शोध के मुताबिक बाजरे से मधुमेह नियंत्रित होने के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है। ये कैल्शियम, जिंक और आयरन की कमी को दूर कर देता है और सबसे जरूरी बात तो यह है कि यह ग्लूटोन फ्री होता है। इस बात में अचरज नहीं है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोटे अनाजों को लेकर बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देशवासियों की सेहत के लिए फिक्रमंद हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स जैसे मोटे अनाज का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने मोटे अनाज के लिए लोगों में जागरूकता लाने और लोगों को थाली में इसकी मौजूदगी के लिए जन आंदोलन चलाने की बात भी कही थी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को कुपोषण के खिलाफ कारगर हथियार बताया था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह असंभव नहीं होगा, क्योंकि पिछले सालों में मोटे अनाज भारतीयों के भोजन का मुख्य स्रोत रहे हैं। मानव जाति को पुराने वक्त से जिन खाद्यान्नों के बारे में जानकारी रही है, वह जौ और बाजरा जैसे मोटे अनाज ही हैं। प्रमाण मिल चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी बाजरा की पैदावार होती थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश है, लेकिन बीते कुछ दशकों में कृषि योग्य भूमि के घटते जाने से बाजरे की पैदावार काफी घट गई। खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने एवं कुपोषण पर
काबू पाने के लिए भारत में हरित क्रांति हुई और उसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में किसानों को सहजता से उपलब्ध होने लगी। भारत में 1960 और 2015 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना से भी अधिक हो गया और चावल के उत्पादन में तो 800% की वृद्धि हो गई। लेकिन इस दौरान बाजरे और कई दूसरे मोटे अनाजों की उपेक्षा होती रही। इसी की वजह से इसका उत्पादन भी प्रभावित हुआ। कहते हैं कि इन्हें पकाना उतना आसान नहीं है और आज के समय में किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है। इस कारण से भी दशकों से इनका बेहद कम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पेट में अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए जिन फसलों को यानी मोटे अनाजों को भुला दिया गया, उन पर भी चावल, गेहूं और दूसरी फसलों की तरह ही ध्यान देना होगा। तभी भारत सेहतमंद बनेगा और नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री के साथ साथ हर एक नागरिक की भागीदारी संभव हो पाएगी। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।